लड़का होता है 8-10 साल का, जो उसे ज़ोर-ज़ोर से खाँसी आ रही होती है और वो ज़ोर-ज़ोर से खाँस रहा होता है। खाँसते-खाँसते अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं होती है। जब उसकी माँ घर पर नहीं होती तो उसके मामा होते हैं घर पर। वो अपने मामा के पास जाता है और कहता है कि मामू, मुझे खाँसी आ रही है ज़ोर-ज़ोर से और मेरे को साँस लेने में दिक्कत हो रही है और आप मुझे दवाई दे दीजिए जो मेरी खाँसी ठीक हो जाए और मुझे साँस ली जाए। तो उसका जो मामा होता है वो अंदर जाता है और जो गेहूँ के उसमें जो दवाई डाली जाती है गेहूँ में, कीटनाशक, वो निकालता है और एक सिरप में उसको डालता है और वो अपने भांजे को दे देता है और उससे कहता है, बेटा तू ये सारी पी जा और जब तू ये पी जाएगा सारी तो तेरी खांसी सही हो जाएगी और तुझे कभी भी खांसी नहीं आएगी आज के बाद। तो बच्चा अपने मामा की बातों में आ जाता है और सारी दवाई पी लेता है। जब वो सारी दवाई पी लेता है तो जब वो कीटनाशक छोटा सा बच्चा पी लेगा पूरी शीशी तो उसका क्या हाल होगा ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। जब वो पी लेता है तो उसकी मौत हो जाती है। और दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जय माता दी। ये घटना मध्य प्रदेश के एक गांव की है। गांव का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी और इसमें नाम भी नहीं लूँगी। जिन लोगों की ये कहानी है उनके नाम छुपाए गए हैं। और वहाँ एक लड़की होती है 21 साल की, जो कि अपने मायके से कहीं चली जाती है। तो सब लोग उसे ढूंढते हैं कि कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। तो घर में उसके 2 भाई होते हैं और एक उसका माँ होती है, 2 भाई होते हैं, तीनों उसे ढूंढ रहे होते हैं। तो एक उसका बड़ा भाई होता है और एक उसका छोटा भाई होता है। तो जब सारे के सारे उसे ढूंढ रहे होते हैं तो जो बड़ा भाई होता है उसको उसकी ज़्यादा चिंता होती है। तो वो कहता है कि माँ, कहाँ चली गई हमारी बहन और उसे ढूंढ कर लाना पड़ेगा। अभी कुछ ही दिन पहले उसने अपना बेटा भी खोया है, पता नहीं उसकी हालत ठीक नहीं थी और वो कहाँ चली गई है। जब यही सोचते हैं, जब नहीं मिलती वो तो पुलिस में जाकर कंप्लेंट करते हैं कि ऐसे ऐसे, कमलेश नाम होता है लड़की का, कि हमारी बेटी घर से गायब है, हमारी बहन घर से गायब है, तो प्लीज़ उसको ढूंढिए। तो पुलिस इस बात को थोड़े उसमें लेती है और जीप लेके निकल जाती है ढूंढने के लिए। जब वो ढूंढने के लिए जाती है तो पहले पूछते हैं कि आपकी बेटी यहाँ रह रही है, उसका ससुराल कहाँ पे है। तो वो लोग बता देते हैं कि हमारी बेटी का ससुराल जहाँ होता है वो बता देते हैं। तो पुलिस वाले जब वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो लड़की उनकी गायब थी वो अपने ससुराल में होती है, अपने पति के साथ बहुत खुश होती है। तो ये देखकर पुलिस वाले बहुत चौंक जाते हैं। उनको बड़ी हैरानी से उसको देखते हैं कि अक्सर ससुराल में तंग आकर लड़कियां भाग जाया करती हैं, अपने मायके छोड़कर चली जाती है ससुराल। यहाँ एक मायके से लड़की अपने ससुराल आ गई थी और ससुराल में खुश थी। ये देखकर उनको थोड़ा अजीब लगता है। वो कमलेश को लेते हैं अपने साथ और सीधा पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। उससे पूछताछ की जाती है कि क्या बात है। जब वो ये सुनती है तो वो रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। पुलिस वाले सोचते हैं शायद ये कोई नाटक कर रही है, कोई मंधड़क कहानी सुनाने वाली है हमें। तो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि हमें सच बताना, झूठ मत बोलना बिल्कुल भी। तो कमलेश कहती है कि सर, मैं आपको जो भी बताऊंगी सच बताऊंगी, कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी। फिर वो बताती है कि मेरी शादी ऐसे यहाँ हुई थी, एक प्रथा है जहाँ वहाँ जिस घर से लड़की लेके आते हैं वहाँ की लड़की, जैसे 2 घर होते हैं, 2 घर में वहाँ की लड़की हम लेकर आएंगे तो अपने घर की लड़की उस घर में देंगे। मतलब कि दोनों को बराबर में, जहाँ की लड़की लेके आते हैं वहाँ देते भी हैं लड़की। ऐसे घर में मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी जिस घर में हुई थी, मेरी नंद की शादी मेरे घर में हुई थी, यानी कि मेरे बड़े भाई से हुई थी मेरी नंद की शादी और मेरी शादी उस घर में हुई थी। तो मेरे जब बेटा हुआ था और मेरे जो भाभी थी उसको बेटी हुई थी, तो ये बात मेरे भाई को अच्छी नहीं लगी थी कि मेरे बहन के तो बेटा हुआ है और मेरी पत्नी की बेटी हुई है। तो वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है और उल्टा सीधा बोलता है अपनी पत्नी को, बोलता है कि तेरे बेटी हुई है। इस बात पर वो लड़ाई करके अपनी पत्नी को अपने मायके भेज देता है। जब वो भेज देता है तो कुछ दिन उसकी पत्नी अपने मायके में रहती है। जब कुछ टाइम के बाद वो अपनी पत्नी को लेने जाता है तो उसकी पत्नी आने से मना कर देती है। कहती है उस घर में मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है और जब से मेरे बेटी हुई है तो बिल्कुल भी मेरे से तमीज़ से बात नहीं करते मेरे पति, तो मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जब वो उसकी पत्नी उसके साथ जाने की मना कर देती है तो वो अपनी बहन का हाथ पकड़ता है, जो कि उसका ससुराल था।
हाथ पकड़ता है और वो अपने मायके आ जाता है, अपने मायके उसको लेके आ जाता है, यानी अपने घर आ जाता है। जब कमलेश अपने मायके आ जाती है तो वहाँ कुछ दिन तो 1-2 महीने तो वो ठीक ठाक रहती है वहाँ। जब वो ठीक ठाक रहती है, अपने बेटे को लेकर आ जाती है और वो जॉब भी किया करती थी। जब वो वहाँ आ जाती है तो कुछ दिन सही रहते हैं। जब सही से रहते हैं तो जो उसका बड़ा भाई होता है, कभी वो ऐसी हरकतें करता था कि आपको सोचने में भी शर्म आएगी, मुझे बताने में भी अजीब लग रहा है। वो अपनी बहन को कभी नहाते हुए देखता था, कभी कपड़े चेंज करते हुए देखता था, अपनी सगी बहन के साथ वो ऐसा करता था। कमलेश जब इस बात को देखती है तो उसे भी बड़ा अजीब लगता है कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसी हरकतें करता है। तो वो इस बात को ज़्यादा उससे भी नहीं लेती, वो सोचती है कि शायद हो सकता है मेरी ही गलतफहमी हो। एक दिन ऐसा होता है कि वो घर में अकेली होती है, सभी किसी न किसी काम से बाहर गए होते हैं और जब वो किसी काम से बाहर गए होते हैं तो वो अकेली होती है घर में और वो मौका देखकर अपनी बहन का फ़ायदा उठाता है और उसके साथ गलत हरकत करने लगता है। तो उसकी बहन बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है उसके सामने कि मेरे साथ ऐसा मत करो। तो वो बोलता है कि मेरी पत्नी तो चली गई है, अब मैं अपनी पत्नी मतलब किसके साथ ऐसा करूँगा, मेरी पत्नी तो मुझे छोड़कर चली गई है और वो आ नहीं रही है। वो जब अपनी बहन के साथ ऐसा कर रहा था तो वो उसे अपनी बहन नहीं समझ रहा था, वो उसे अपनी साले की पत्नी समझ रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी की भाभी थी उसकी बहन, तो इसीलिए वो अपने साले की पत्नी समझकर उसके साथ ये सब कर रहा था। उसे जरा भी नहीं लग रहा था ये मेरी सगी बहन है। तो वो अब जब उसके साथ ये करता है तो अब वो जो उसकी बहन होती है उसे किसी को बताने में बड़ी शर्म आती है, ये वो किसी को नहीं बताती ये बात। और अब उसका रोज हो गया था ये कि आए दिन वो अपनी बहन के साथ जब भी घर में अकेला देखता था तो उसके संग ये हरकतें करने लगता था। लेकिन उसकी बहन होती है कमलेश, अब वो उससे डरने लगी थी। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी बहन के साथ अपनी माँ के साथ बिताने लगी थी, क्योंकि उसे डर लगता था अपने भाई से। उसे पता था कि जब भी मैं अकेली रहूँगी तो मेरे साथ मेरा भाई ऐसी ही हरकत करेगा। विनोद नाम होता है उसके भाई का। तो वो अपनी माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने लगती, लेकिन जब भी कभी ऐसा मौका होता था, वो अकेली होती थी तो वो उसके संग यही हरकत करता था। एक उसका छोटा भाई भी होता है, वो अपनी बहन से कहता है कि तुम काम करती हो, अभी तो अपने ससुराल में नहीं हो, तुम पैसे का क्या करती हो, तो मुझे फ़ोन ला कर दो। तो उसकी बहन ये नहीं सुनती, उसकी डिमांड पूरी नहीं करती और उसका छोटा भाई लगातार उससे फ़ोन की मांग करता रहता था। जब भी वो काम पर जाती थी तो अपने बेटे को उसके पास ही छोड़ कर जाया करती थी कि घर पर रहता है, पढ़ाई करता है तो इसका ध्यान रख लिया करेगा। और उधर वो अपनी माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताती है। एक दिन मौका देखकर वो अपनी माँ को सारी बात बता देती है कि माँ मेरे संग भैया ऐसी ऐसी हरकत करते हैं। तो उसकी माँ को उसका यकीन नहीं होता, वो फिर भी अपनी बेटी की बात सुनकर अपने जो बेटे के विनोद के 3-4 थप्पड़ मारती है और कहती है तू अपनी बहन के साथ ऐसे करता है। तो जो विनोद होता है वो कहता है कि माँ ये तुम क्या कह रही हो, मैं अपनी बहन के साथ ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। वो जब ऐसे बोलता है तो उसकी माँ को यकीन हो जाता है कि शायद मेरा बेटा ठीक कह रहा है, बेटी को ही कोई गलतफहमी हुई है कमलेश को। मामला फिर से वहीं का वहीं आ जाता है, वो अपनी बहन के साथ फिर से वही हरकत करने लगता है। और जब एक दिन ऐसा होता है कि जब वो अपने छोटे भाई को फ़ोन नहीं दिलाती और काम पर चली जाती है, तो उसका जो बेटा घर पे रह जाता है, तो उसको खांसी आ रही होती है और वो उसको वही जो छोटा वाला भाई होता है वो सोचता है ये मुझे फ़ोन तो दिला नहीं रही है तो मैं इसके बेटे का क्यों ध्यान रखूं। उसको जब खांसी आती है तो वो गेहूं में से निकाल कर वही कीटनाशक उसके बेटे को पिला देता है, जो कि उसका बेटा गुजर जाता है। गुजरने के बाद में जब उसको छानबीन की जाती है, उसके जब ससुराल वाले होते हैं वो भी आते हैं रोते पीटते, उनको पता लगता है तो वो बॉडी का पोस्टमार्टम कराने की जिद करते हैं। और जब बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता लगता है कि उसके पेट में वो दवाई कीटनाशक उसने पी है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया जाता उसे और थोड़े दिन ऐसे ही रहती है। कमलेश के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। एक दिन वो मौका देखकर अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ रहने लगती है। जब वहाँ रहने लगती है तो ये
जभी का वाकया है कि यहाँ से घर छोड़कर चली जाती है। जब पुलिस वाले उसको लेकर आते हैं, जब ये सारी बात कमलेश उसको पुलिस वालों को बता रही होती है, तभी पुलिस वाले उसके भाई को अरेस्ट करते हैं, विनोद को, और उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं कि इसने अपनी बहन के साथ ऐसा किया वैसा किया। तो वो बताता है, जब मेरी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी तो मैं किसके साथ क्या करता क्या, इसीलिए मैंने अपनी बहन के साथ ऐसा किया। तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और जब भी फिर इसी केस की जो वो बच्चा था, जब विरोध को अरेस्ट किया जाता है, तभी उसके ससुराल वाले जोर डालते हैं पुलिस वालों के ऊपर और कहते हैं कि हमारा जो पोता ख़त्म हुआ था, कमलेश कहती है, हम कमलेश और उसका हस्बैंड दोनों बोलते हैं कि हमारा बेटा मरा था, उसमें भी किसी ना किसी का हाथ होगा। एक बार दोबारा से इस केस की छानबीन कीजिए। जब उसकी छानबीन की जाती है तो पता लगा, उसको जो छोटा भाई होता है, क्योंकि उसी के पास वो छोड़ कर जाती थी, फिर देखा जाता है जिस दिन उसकी मौत हुई थी, कमलेश उसे छोड़ कर गई थी, उस दिन घर में कौन कौन था। पुलिस इस दिन की छानबीन करती है कि इस दिन घर में कौन कौन था। तो देखा जाता है कि वो अपने छोटे मामा के साथ था, कमलेश का छोटा भाई होता है उसके साथ। तो उससे पुलिस वैसे ही पूछताछ करती है, वैसे ही एक तुक्का मारती है, उससे पूछती है कि तुमने ही अपने भांजे को मारा है, हमें पता चल चुका है। वो डर जाता है और वो सारा गुनाह कबूल कर लेता है। वो बताता है कि मैं अपनी बहन से फ़ोन मांग रहा था और मेरी बहन ने जब मुझे फ़ोन नहीं दिलाया तो मैंने उसके बेटे को वो कीटनाशक पिला दी और उसे जान से मार दिया। तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको सज़ा होती है। और कमलेश और उसका पति दोनों अदालत से विनती करते हैं कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और इन्होंने, मेरे दोनों भाइयों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। एक ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया और एक ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। एक सगे भाई ने अपनी बहन के साथ इतना बुरा किया था, कोई सोच भी नहीं सकता सपने में। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। ये सिर्फ ये एक कहानी सुना रही हूँ मैं और एक ये सच्ची घटना है, किसी को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।